जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। पॉलिटी की क्लास में हमने एक टाइप ऑफ पॉलिटी कल फिनिश की है। वो क्या है? व्हेन यू लुक एट दीज आइडियाज लाइक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इनमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है। बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे ये बहुत मेटाफिजिकल पार्ट ऑफ सिलेबस भी है। मतलब क्या है, मेरा करवाने को तो कोई आए और आपको बता दे ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये डीपीएसपीज हैं, ड्यूटीज़ हैं, पर इनके पीछे कुछ फिलॉसफी जुड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। मतलब जैसे जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आइडिया ऑफ फेयर स्टेट, आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट, ये सब आइडियाज़ जुड़े हुए हैं। तो अगर हम उनको समझते हैं तो थोड़ा फिलॉसफिकल एंगल से समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर सवाल उस तरह के आते हैं। जो आज से आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी वो बहुत, जिसको हम बोलते हैं ना कि लीगल सी पॉलिटी, बहुत क्लॉज बाय क्लॉज समझने वाली सिंपल पॉलिटी स्टार्ट हो रही है। प्रेसिडेंट साहब के पास क्या क्या पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास क्या क्या पावर्स हैं, किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में का मेंबर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ होती है, जुडिशरी के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नर्स, ये वो ऐसे वाली पॉलिटी है। तो अब जितनी भी आपको पॉलिटी मैं करवाऊंगा, बस आपको इतना ज़्यादा, फेयरली स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा दिमाग की आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बहुत ज़्यादा मोमेंट ऑफ एपिफनी भी नहीं होंगे। हाँ, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ओके जी, ये समझ आ गई। बट बिकॉज दिस पार्ट ऑफ सिलेबस इज ईजी, क्वेश्चंस यूजुअली आर वेरी ट्रिकी, सो यू हैव टू पे गुड अटेंशन। एग्जाम में भी क्या होता है कि अच्छे धुरंधरों के, इस बार यूपीएससी का जो 4-5 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, पॉलिटी के 20 से ज़्यादा सवाल थे। उन 20 से ज़्यादा सवालों में अच्छे धुरंधरों के क्वेश्चंस गलत हो गए थे। वो जो मतलब 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं और इसमें कुछ गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब उन्हें आता नहीं है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ में ही बताता हूँ, दिल्ली में एक मैम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाते हैं, बहुत सालों से पढ़ाते हैं, और उन्होंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व किया, उनका भी 1-2 सवाल गलत हो गया, एंड देन पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हर कि अरे ये क्या, इनको तो ये नहीं पता लगा, देखो कि ये प्रीएम्बल वाले क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए था। पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे भाई, तो क्या हो गया? यही तो ब्यूटी है यूपीएससी की कि वो इतने अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम कर देते हैं कि बिना अगर तैयारी करे, एकदम से अगर कोई वेटरन, कोई 10 साल से अगर कोई पढ़ रहा है, 20 साल से पढ़ा रहे हैं वो मैम, तो उनके भी गलत हो जाते हैं। तो इससे ये नहीं है कि वो मैम थोड़े कम हो गए, अब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत उनको एग्जाम का तजुर्बा है। पॉइंट मेरा क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब ध्यान नहीं देना है या आपको एग्जाम में गलत करके आना है। आपको एग्जाम की नेचर समझनी है कि जहाँ पे सिलेबस इजी है वहाँ पे वी कैन नॉट गेट कंप्लेसेंट कि हाँ ये तो इजी है। सवाल वहाँ पे भी बहुत ट्रिकी बनाए जा सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अब हमारा एक चंक ऑफ पॉलिटी खत्म हो गया विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब सेकंड चंक हमारा स्टार्ट हो रहा है, और जैसे ये खत्म होगा, जब हम इसको कर लेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG जब हम कर लेंगे, उसके बाद आप एक टेस्ट ले लेंगे 2-3 क्लासेस के बाद। नाउ मैं साइंस एंड टेक की क्लासेस में देख रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या ये क्लासेस यूपीएससी के लिए भी हैं। अगर कोई बच्चा ये पूछ रहा है तो आई एम होपिंग कि वो 1-2 महीने में यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होंगे 27 जून को। तो आई विल आस्क यू, आप बताओ, जो आपको एंशिएंट मिडिवल की क्लासेस चल रही हैं, जो आपको ज्योग्राफी की क्लास चलती है, जो ये पॉलिटी की क्लास लगती है, आपने, ऐसा तो है नहीं है इससे पहले साल, 2 साल, 6 महीने या खुद से भी तैयारी तो कर ही रहोगे। आप बताओ कि क्या ये क्लासेस यूपीएससी के लिए हैं? हमारे हिसाब से तो आपको ज़रूर ये क्लासेस देखनी चाहिए। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं 27 जून को, आप 30 मई तक हमारे साथ में सारा सिलेबस एंड तकरीबन आपको 3-4 थाउजेंड MCQs करवा देंगे, वो कर लो। ये यूपीएससी अलाइंड कोर्स है जो आपको फ्री में करवा रहे हैं। यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। इनफैक्ट हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उसमें भी मैक्सिमम वो स्टूडेंट्स हैं, वी हैव वेरी फ्यू न्यू स्टूडेंट्स, probably because we don't charge much money. Most of the students that we have, they have already given one institute or another 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 1,75,000 rupees in Delhi or Chandigarh or here and there, and they are studying with us now. So of course, as far as your ancient and medieval is concerned, आपका GS1 में भी वो सफिशेंट है उसके लिए, लेट अलोन आपकी यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात करें। सिमिलरली जो आपकी ज्योग्राफी करवा रहे हैं यश सर, if you go through those lectures, the type of content he is preparing, and he has already written 4 mains with geography and cleared 3, so
ज्योग्राफी में भी वो आपको जो बता रहे हैं और जितना वो मेहनत कर रहे हैं कंटेंट में, यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड अभी आपकी इकोनॉमी हो जाएगी और राघव सर जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसी इकोनॉमी हमें नहीं पढ़ाई गई आज तक, इवन इफ यू हैव स्टडीड एट सम इंस्टीट्यूट। अगेन मतलब कोई कंपटीशन नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि वो हम कम पढ़ा रहे हैं, पॉइंट इसकी यूपीएससी के लिए ये सफिशिएंट है। चलो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना नया पार्ट इसका कॉन्स्टिट्यूशन का। तो पार्ट 1 था हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 था हमारा सिटीजनशिप, पार्ट 3 था हमारा फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 था डीपीएसपीज और पार्ट 4A था फंडामेंटल ड्यूटीज। अब आता है हमारे पास पार्ट 5 द यूनियन। यूनियन जो पार्ट है इसके अंदर 5 चैप्टर्स मेन है। व्हाट आर दोस चैप्टर्स? चैप्टर नंबर 1 इट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये कौन है। चैप्टर नंबर 2 इसी के अंदर आता है पार्लियामेंट। चैप्टर नंबर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। चैप्टर नंबर 4 द यूनियन जुडिशरी एंड चैप्टर नंबर 5 CAG ऑफ इंडिया। तो आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 द एग्जीक्यूटिव। हमारे एग्जीक्यूटिव्स कौन है, यहाँ पे जो बात होगी इस चैप्टर में वो होगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की। मतलब प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, AG अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको हम बोल रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ पर। तो करें स्टार्ट प्रेसिडेंट से। तो चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव में अपने को जो मेन प्राइमरी हमें जो चीज़ें इसमें दी गई हैं वो हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, बेयर एक्ट के हिसाब से, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। क्लियर? नाउ अब HCS में आपको इस तरह का सवाल भी आ सकता है कि हमारा पहले मतलब 4 आपको प्रेसिडेंट लिख के दे दिए और आपसे पूछा कि इनको क्रोनोलॉजिकली लगाइए कि कौन से प्रेसिडेंट साहब पहले आए थे, कौन से बाद में आए थे। प्रेसिडेंट के ऑफिस की फिलॉसफी में थोड़ी देर में आ रहा हूँ। दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर HCS, नोट्स में आपको ये टेबल मिलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड देन वेंकट गिरी एक्टिंग थे, और उसके बाद में हमारे पास जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला एंड देन वेंकट गिरी अगेन एंड फखरुद्दीन अली अहमद, BD जट्टी भी एक्टिंग थे, ठीक। और इसके बाद में संजीवा रेड्डी जी, ज्ञानी जय सिंह, वेंकट रमन, दयाल सिंह, शंकर दयाल शर्मा जी, KR नारायणन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, प्रणब मुखर्जी, और अब हमारे पास है रामनाथ कोविंद जी। तो ये हैं हमारे प्रेसिडेंट जो आज तक हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन अब आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब भी हम मतलब जिन्होंने बहुत देर से तैयारी की है उनकी बात अलग है, जो नई तैयारी करना शुरू करते हैं, एक इंडिया में ना एक कॉमन सेंटीमेंट है कि प्रेसिडेंट जो है उनके पास कोई ख़ास पावर नहीं है, वो तो रबड़ स्टैंप हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। सवाल भी बनता है कि डू यू थिंक प्रेसिडेंट हैज़ एनी सब्सटेंशियल पावर और इट्स जस्ट अ प्रोसीजरल ऑफिस। अब इसके लिए ना अदरवाइज मैं आपसे एक बात आपसे करता हूँ कि अगर तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ना प्रेसिडेंट के पास मैक्सिमम जो उनके पास पावर्स है ना वो प्रोसीजरल ही हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स उनके पास है नहीं। इनफैक्ट उनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति महोदय के पास कोई ऐसी पावर नहीं है जो अपने डिस्क्रिशन से उन्होंने अपने हिसाब से एक्ट कर दिया। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ही चलेंगे। सिचुएशनल डिस्क्रिशंस उनके पास में हैं, जिनको हम देखेंगे थोड़ी देर में, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहां पे राष्ट्रपति जी के पास एक तरह से देखा जाए तो डिस्क्रिशन होती है। बट मैं आपसे एक अदरवाइज हम पॉलिटी की क्लास कर रहे हैं और आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इश्यूज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एंड करप्शन एंड ऑल दैट। तो मैं आपसे एक इशू डिस्कस करता हूँ। मेरे हिसाब से, अगेन आई कुड बी रॉन्ग हियर, ये मेरा ओपिनियन है, इन थ्योरी अगर मैं बात करूँ हर किसी के पास पावर होती है, वो तो फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस है। हर किसी के पास पावर होती है प्रोवाइडेड कि उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हाँ मुझे अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? से मान लीजिए आप
कोई ऑफिसर है, कल को आप बनेंगे आईएएस ऑफिसर, आप बनेंगे एचसीएस ऑफिसर, और आपको कोई आपके सुपीरियर किसी ऐसे एक्शन के लिए फोर्स कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, वो इलीगल है, अनएथिकल है। नाउ व्हाट, अब आप क्या करेंगे? मान लो वो आपके ऊपर प्रेशर बना रहे, तो बेट जो नहीं करने योग्य वो नहीं करेंगे, जो करने योग्य है वो करेंगे, जो अशुभ है वो अशुभ है, जो शुभ है वो शुभ है। अब लेकिन इसकी एक कॉस्ट है। अब अगर मान लीजिए मैं हूँ, अगेन मतलब मैं अपने लोकल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ऑफिसर हूँ और मेरे बच्चे चंडीगढ़ के एक बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं, एंड आई ऑल्सो गेट टू लिव इन सच अ गुड सिटी, एंड आई हैव बीन गिवन रियली नाइस डिपार्टमेंट्स, and I know that if I don't cooperate then I may be thrown in, say if I'm a Punjab cadre officer, then I may be transferred to one of the not so developed area. So what, be it I may be removed from the office. So what, be it जब आपने ये कॉल ले ली कि अनएथिकल काम नहीं करना नो मैटर व्हाट, तो बस बात खत्म हो जाती है वहाँ पर। पॉइंट बीइंग, अगेन मैं आपको किसी दिन हम आगे इसमें जाएंगे तो से कोई हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बिल्कुल हाइपोथेटिकल प्लेन पे बात कर रहा हूँ, सरकार कोई ऐसा बिल लेके आते हैं जो राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये तो निहायत ही एंटी मतलब गलत बिल है, हालांकि राष्ट्रपति जी को पता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ओके अनकॉन्स्टिट्यूशनल को तो सुप्रीम कोर्ट ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। मान लीजिए कोई ऐसा बिल लेके आते हैं जो प्रेसिडेंट साहब की कन्विक्शन है कि एंटी पीपल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है पर एंटी पीपल है। नाउ व्हाट, प्रेसिडेंट साहब मत साइन करें, लेकिन उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनली साइन करना है तो वो रिज़ाइन कर दें। फिर क्या होगा, कोई नया प्रेसिडेंट आ जाएगा वो भी मत साइन करे। फिर क्या होगा, कोई नया प्रेसिडेंट आ जाएगा वो भी मत साइन करे। कितने प्रेसिडेंट्स चेंज करेंगे? अगेन ये किताबी बात है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, ये थ्योरेटिकल बात है, मैं इस बात को मान रहा हूँ, पर मेरा मतलब ये है कि जब किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि पता नहीं कितने प्रेसिडेंट आएंगे कितने जाएंगे, मेरे आने या ना आने से फ़र्क क्या रहता है, जो नहीं करने योग्य वो नहीं करना है, जो करने योग्य है वो ही करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास पावर है। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन में हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर नहीं है, फिर यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भी पावर नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बच्चे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये भी लगता है कि जिस दिन तक वो आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे उस दिन तक वो कंट्री में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, वट एवर कैपेसिटी यू आर इन, जो भी आपका सामर्थ्य है आप बढ़िया परफॉर्म कीजिए, आप अच्छे जो भी आप कर रहे हैं आप यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट इफ़ यू एज लॉन्ग एज यू हैव राइट इंटेंशन एंड राइट एटीट्यूड। तो चलिए अब प्रेसिडेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री में बोला जाता है कि देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट। मेरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर एक हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, सभी डिसीजंस उन्होंने लेने हैं, तो फिर हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही क्या है? हमने प्रेसिडेंट का ऑफिस बनाया ही क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको थोड़ी देर में क्लियर होंगे या 2 क्लासेस में क्लियर होंगे। वन ऑफ द रीजंस इज, लेट्स से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ भी है, जब वो ऑफिस में है इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, अब क्या करना है? अब नया प्राइम मिनिस्टर किसी को बनाना है। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होना चाहिए, इस चीज़ की स्मूथ ट्रांजिशनिंग के लिए एक ऑफिस होना चाहिए आउट देयर विच विल इंश्योर कि हाँ एक प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं है तो दूसरे का इलेक्शन करवा दिया जाए। जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा यू विल नीड वन एंटिटी लाइक दिस, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो तभी तक पार्लियामेंट जब है, कोई भी एक हाउस है और उस हाउस के हिसाब से सरकार बनी हुई है। सरकार उसी की होगी जिसके पास मेजॉरिटी होगी, और पार्लियामेंट में कब मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो जाए, कब लोग आपकी सपोर्ट करना बंद करके दूसरी पार्टी में चले जाएं, इसका तो कोई आप बोल नहीं सकते हो। इतनी सारी सरकारें हमारी चेंज हुई हैं। अगर आप देखेंगे राजीव गांधी जी के बाद में कभी वीपी सिंह, कभी चंद्रशेखर जी, कभी नरसिम्हा राव जी, कभी देव गौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, सरकारें आती जाती रही हैं। 10 सालों में 10 प्राइम मिनिस्टर देख लिए हमने। तो इससे पता लगता है कि स्टेबिलिटी आप गारंटीड नहीं है प्राइम मिनिस्टीरियल पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। हाँ, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो तो बात अलग है कि आपने एक प्रेसिडेंट को चुन लिया, इन ऑल लाइकलीहुड अब लोगों ने चुना है उनको, वो अपने 5 साल पूरे निकालेंगे।
इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए यू नीड टू हैव द प्रेसिडेंट टू इंश्योर दिस ट्रांजिशन। नंबर 1, ये तो तब है जब पार्लियामेंट में कुछ चेंज हो जाए। अदरवाइज भी व्हाट इफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब की डेथ हो जाए जब वो इनकम्बेंट है, जैसे नेहरू जी की हो गई थी, जैसे इंदिरा जी की हो गई थी, ठीक, शास्त्री जी की हो गई थी, तो फिर आपको अब दोबारा चुनाव करवाने या किसी को सेलेक्ट करवाना है। तो आपको ये समझना है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है इस वजह से, ताकि आपके जो रियल हेड हैं उनकी एक स्मूथ ट्रांजिशनिंग चल सके। ये जो है, अदरवाइज हमने जैसे ब्रिटेन से भी 200 साल से एडमिनिस्ट्रेशन उनसे सीखी थी, तो वहाँ पर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्राइम मतलब वहाँ पे भी एक प्राइम मिनिस्टर है, एक पार्लियामेंट है, एंड दे हैव द मोनार्क, क्वीन। सिमिलरली वी हैव द प्रेसिडेंट, ऑल्दो देयर आर सो मेनी डिससिमिलैरिटीज बिटवीन ब्रिटिश मोनार्क एंड इंडियन प्रेसिडेंट, बस आपको समझाने के लिए। तो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है ना, इसको पहला तो आपने ऐसा ऑफिस नहीं मानना। वो क्या होता है, आपके आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ये नहीं मानना कि हाँ ये तो बस ऐसे ही फ्लैम्बोयंस के लिए एक ऑफिस बनाया हुआ है, बस कि हाँ एक मतलब ग्लैमर के लिए कि हाँ ये देखो जी चलो एक ऑफिस है, ऐसा नहीं है। एक उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है, एक अपनी यूटिलिटी है उस ऑफिस की, प्रेसिडेंट के। दूसरी चीज़ क्या है, हम ये भी मान के चलते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ये भी ट्रू नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, अभी हम देखेंगे इलेक्शंस में, ऐसा नहीं किया कि पूरे इंडिया में इलेक्शंस करवा लो और फिर आपके पास पार्लियामेंट चुन के आ जाएगा ये लोकसभा, और इन लोकसभा के एमपी से पूछ लेना कि प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे, और ये लोकसभा के एमपी तो उसी को प्रेसिडेंट बनाएंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहते होंगे। ऐसा नहीं किया। बट all the states including say Delhi, which is ruled by Aam Aadmi Party, or West Bengal, which as of now is being ruled by TMC, and Punjab Congress, ठीक, सभी स्टेट्स का एक से है कि प्रेसिडेंट कौन बने। तो प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं एज सच, प्रेसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडिया, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो। क्लियर। तो चलो अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट का ऑफिस। इसमें जब आप मेंस के लिए मेरे पास आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे। एक अच्छी चीज़ क्या है, यूपीएससी का तो हमें पता ही है मेंस कब है। हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी एक अच्छी चीज़ क्या है कि हमें पता है कि 30 मई को उन्होंने प्रीलिम्स लेना है और अगस्त में मेंस लेना है। तो हमारे पास में जैसे जून जुलाई 2 महीने होंगे। पंजाब पीसीएस में अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके 10 दिनों में 15 दिनों में उन्होंने बोला कि चलो जी अब मेंस का पेपर है। तो आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में एनालिसिस करवाएंगे प्रेसिडेंट के ऑफिस के, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक टॉपिक है कोहैबिटेशन। फ्रांस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, इंडिया में भी। कोहैबिटेशन क्या होता है, दो लोग साथ में रह रहे हैं और आपस में अगर बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक। तो मान लीजिए ऐसा हो कि प्रेसिडेंट अलग पार्टी से हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी से हो, एंड दे आर नॉट गेटिंग अलोंग, तो इस तरह इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी थे इन हिज फर्स्ट टर्म 2014 वाले टर्म में, उस समय राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी। बट प्रणब मुखर्जी की सब अक्रॉस दी पार्टी लाइंस रिस्पेक्ट थी, प्रणब मुखर्जी की मोदी जी भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो नॉट लाइक दे हैड एनी, कोई ऐसा क्लैशेस नहीं हुए इनके। दोनों ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की और इस कोहैबिटेशन की गरिमा का ध्यान रखा। वी हार्डली हैव एनी केस इन फ्रंट ऑफ अस where we can say that either of them try to infringe upon others office, but what if it actually happened। तो इस तरह की चीज़ें हम मेंस में करेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन, प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कैसे होता है। नाउ इंडिया में भी और जस्ट सो यू नो यूएसए में भी प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। यूएसए में भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था, सो आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। यूएसए में भी आप लोग जो होते हैं वो कुछ एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उस इलेक्टोरल कॉलेज का एक ही पर्पज़ होता है, राष्ट्रपति को चुनना। तो लोग क्या करते हैं, उस कॉलेज को चुनते हैं, वो आगे लोगों को चुनते हैं, वो आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। हमारी कंट्री में भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसे, पूरे इंडिया को
एक बार के लिए बिल्कुल जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मेरे को 2 मिनट दे दो आप, जो वेटरन्स हो। पूरे इंडिया को बच्चों हमने डिवाइड किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और वहाँ पे फिर होते हैं इलेक्शंस एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। इसको हम बोलते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस। हर 5 साल बाद होते हैं। 14 में हुए थे, 19 में हुए थे, अब 23 में होंगे। वो लोग जो चुने जाते हैं वो जाकर बैठते हैं लोकसभा में, ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस। क्लियर? ये हो गए हमारे मेंबर ऑफ लोकसभा। सिमिलरली हमने पूरे इंडिया को 28 स्टेट्स में भी डिवाइड किया हुआ है और कुछ यूटीज में। सो नाउ दैट वी हैव द होल इंडिया, हर एक स्टेट जो है वहां पर भी एक हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे से हरियाणा की एक विधानसभा होगी जहां पे 90 एमएलएज होंगे। जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा एमएलए होंगे, तो 90 में से ज़्यादा कितने हो गए? मेजॉरिटी मतलब 46। तो जिस पार्टी के पास 46 एमएलएज हैं, बीजेपी इन आर केस, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है और उनके जो लीडर होते हैं वो सीएम बन जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी फॉर एग्जांपल। तो 46 या अभी राइट नाउ अगर हम बोलें कि ये मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी को मिला के तकरीबन 57 एमएलएज हैं इनके पास। तो ये हो गए गवर्नमेंट, ये हो गई गवर्नमेंट, ये हो गए ट्रेजरी वाला, और दूसरे हो गए ऑपोजिशन। ठीक, तो 33 हो गए ऑपोजिशन में। ऑल दीज आर एमएलएज ऑफ हरियाणा विधानसभा। Similarly, you have UP with Yogi Adityanath ji as the CM. Similarly, you have Punjab में Captain Amrinder Singh ji as the CM and Delhi में Arvind Kejriwal ji as the CM. Okay. Now these people, state में जो है विधानसभा, वहाँ पे चुना गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA, और सेंटर में चुना गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हमारे पास यूनियन की ही अगर हम बात करें तो एक और हाउस है। एक तो हमारे पास हो गया लोकसभा, डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं और जो चुना जाता है वो जाके एमपी बन जाता है, जैसे जो उनको सबसे समझदार लगता है। फॉर एग्जांपल हम चंडीगढ़ वालों को लगा कि किरण खेर जी सबसे समझदार है हमारे शहर में, हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमने उनको वोट डाला और भेज दिया। ठीक, और या सिमिलरली हमारे कंट्री में एक और हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा में अगेन इसको डिटेल में बाद में करेंगे। राज्यसभा में लोग कहाँ से आते हैं? ये जो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई थी, 90 एमएलए थे हरियाणा में, पंजाब में 117, इस तरह से हर एक स्टेट में डिपेंडिंग ऑन इट्स पॉपुलेशन नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं, उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई होती हैं। जितनी बड़ी स्टेट है उतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो ऑफ कोर्स गोवा में 30-40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी और यूपी में like more than 300 to 200-300 होंगी। आई डोंट, यूपी में आई विल हैव टू रिकॉल। ओके, पर जैसे भी बंगाल में इलेक्शन हो रहे हैं तो ऑलमोस्ट 300 सीट्स हैं। नाउ हर एक स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे राज्यसभा में कुछ सीट्स एलोकेट की गई होती हैं। किस स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेट की हुई हैं ये शेड्यूल नंबर 4 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेट है उसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप है 250, अगर किसी स्टेट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो हो सकता है उसको 30 सीट्स मिली हो। अगर किसी स्टेट की बहुत कम पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 3 करोड़ है जैसे हरियाणा जैसे, तो हो सकता है उसको मिली हो 5 सीट्स, 6 सीट्स। नाउ ये हरियाणा के जो या किसी भी स्टेट के जो 5 लोग हैं, ये एमपीज कैसे बनते हैं हम आगे डिटेल में करेंगे, पर अभी के लिए आप समझो कि ये जो 90 एमएलए हैं हरियाणा के, वो रूलिंग पार्टी के भी आ गए और अपोजिशन के भी आ गए। ये 90 लोग वोट करेंगे और जिन 5 लोगों को ये वोट करेंगे वो 5 लोग जाके यहाँ पे बैठ जाएंगे। सिमिलरली वो यूपी के कोटा में मान लो लेट्स से इफ देयर आर 42 एमएलएज इन राज्यसभा, एमपीज इन राज्यसभा, आई बेग योर पार्डन। तो यूपी के जो एमएलएज होंगे वो वोट करेंगे और जिनको वो चुनेंगे वो 42 लोग जाकर बैठ जाएंगे, यूपी को रिप्रेजेंट करेंगे इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑल्सो नोन एज राज्यसभा। तो बेसिक सा आई होप अब आपको समझ आया है, जिनको नहीं आया वो एक बार रिपीट करके देख लेना। सो सेंटर में हमारे पास है एक लोकसभा जहां हम डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करके भेज रहे हैं, एमपीज होंगे जो यहाँ बैठेंगे। एंड सेकेंड वी हैव राज्यसभा,
राज्यसभा में लोग गए, लोगों ने एमएलएज को चुना, एमएलएज ने कुछ और लोगों को चुना और वो जाके बैठ गए यहाँ पर राज्यसभा में। दीज टू लाइक ये कलेक्शन ऑफ लेडीज एंड जेंटलमैन हु आर सिटिंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा, ये हैं हमारे एमपीज। और ये लोग जो यहाँ पे बैठे थे विधानसभा में, ये हैं हमारे एमएलएज। अब जब हम अपनी पॉलिटी की स्टडी में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो इलेक्टेड है। हमारी कंट्री में इस चीज़ का भी प्रोविजंस हैं कि लेट्स से इफ समबडी हैज़ डन रियली वेल इन आर्ट्स, साइंस, सोशल सर्विसेज एंड सो ऑन, तो उनको एज अ नॉमिनेट करके भी प्रेसिडेंट साहब भेज सकते हैं राज्यसभा में। सिमिलरली हमारी कंट्री में प्रोविजंस थे बोला है मैंने, कि अगर कोई पर्सन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं, अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो उनको भी 2 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जा सकता था एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इलेक्शन से भी बैठते हैं और नॉमिनेशन से भी बैठते हैं यहाँ पर मेंबर्स। क्लियर? एंड सेम इज ट्रू अबाउट द विधानसभाज एज वेल। तो इतना मुझे बस प्री रिक्विजिट चाहिए था कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं एमपीज, विधानसभा में जो बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलएज, और एमपीज एंड एमएलएज कैन बी इलेक्टेड और कुड बी नॉमिनेटेड। मेजॉरिटी जो होते हैं मैक्सिमम वो इलेक्टेड ही होते हैं। नाउ अब प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करते हैं हम इनडायरेक्टली। कौन वोट करता है? मैंने तो कभी नहीं वोट डाली प्रेसिडेंट साहब के लिए। तो वो जो आपको है, ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके इलेक्शन के लिए वोट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा एंड राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स जो बैठे हैं वो वोट करते हैं। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो जितनी भी विधान सभाएं हैं हमारी कंट्री में, उधर भी जो इलेक्टेड एमएलएज बैठे हैं वो वोट करते हैं। तीसरा, हमारी कंट्री में यूटीज जो हैं वो यूनियन की टेरिटरीज हैं, बट पुडुचेरी यूटी की बात करूं अगर मैं, और दिल्ली की, ये 2 ऐसी यूटीज हैं जहां पे विधानसभा भी है। ऑफ कोर्स आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं एंड सिमिलरली पुडुचेरी में, पौंडीचेरी। नाउ यहाँ के भी इलेक्टेड एमएलएज जो हैं वो वोट कर सकते हैं। यू क्लियर? तो बोथ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ states as well as elected MLAs of the UT, they vote. Clear? Now वोट कौन नहीं करता, ये आपको इन पे सिंपल सवाल बनते हैं लेकिन आते हैं पेपर में। पहली बात, वो एमपीज जो नॉमिनेटेड है वो वोट नहीं करते। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दे डू नॉट वोट। दूसरा, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर, जैसे कुछ स्टेट्स में तो ऐसा है कि हमारे पास एक ही हाउस है जिनको हम बोलते हैं विधानसभा। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पहले JNK भी उसी में आती थी, यूपी, बिहार, कर्नाटका, ये तेलंगाना, इस तरह की स्टेट्स हैं जहाँ पे स्टेट्स में भी 2 हाउसेस बने हुए हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधान परिषद 6-7 स्टेट्स में जिनमें है, चाहे यहाँ पे मेंबर इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, ये वोट नहीं करते। क्लियर? सो मेंबर्स बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद, ये वोट नहीं करते। और तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो आप ये मान के चलिए कि नॉमिनेटेड मेंबर तो कोई वोट करेगा ही नहीं। In order to elect the president, you in first place must be an elected member of either the Lok Sabha or Rajya Sabha or the state legislative assembly. Clear? अब दूसरी बात आती है कि इनका इलेक्शन होता कैसे है। वैसे तो नहीं होता क्लियरली, जैसे कि हम जाते हैं और लाइनों में लगे होते हैं। आपको ना मैं एक चीज़ समझाऊंगा जब हम राज्यसभा करेंगे। अभी के लिए आप थोड़ा सा एक चीज़ देखिए। मान लो मेरी सिटी में इलेक्शन हो रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। एक शहर है जिसमें 100 लोग रहते हैं, उन 100 लोगों में से वोट डालने के लिए आपको 18+ होना चाहिए। मान लो कि 20 तो बच्चे ही हैं, पीछे रह गए 80 लोग। इन 80 लोगों में से हम बोलते हैं कि इन सब में से 10-15 ऐसे हैं जो
जिनके पास वोट ही नहीं है, उन्होंने नहीं बनवाई या भी इधर उधर से आए हुए हैं, पीछे रह गए 70 लोग। अब ये 70 लोग वो हैं जिनके पास वोट है। आपने सुना होगा कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, पीसफुल हुई है और 70% वोटिंग हुई है। तो 70% अगर वोटिंग हुई है, जितने वोटर्स हैं उनमें से, तो 49 लोगों ने से मान लो वोट डाली। नाउ व्हाट, अब टोटल 49 वोट्स कास्ट हुई हैं। लेट्स से किसी एक पर्सन को 29 वोट्स मिल गई, बाकी किसी को 10, किसी को 10, किसी को 10, किसी को 10। ठीक, फाइन, ये थोड़ा इसको 19 कर देते हैं। ठीक, अब 10, 20, 30 इसको 19 कर देते हैं। ठीक, 10, 20, 30, 40 और 49। नाउ व्हाट, कौन जीतेगा चुनाव? ये चुनाव जीत जाएंगे। वाई? बिकॉज इनको सबसे ज़्यादा वोट्स पड़ी हैं। वो बात अलग है कि इनको टोटल वोट्स कितनी पड़ी हैं? 19। टोटल लोग कितने रह रहे थे? 100। 19 वोट्स पड़ी हैं टोटल, और टोटल लोग थे 100 या टोटल वोटर्स थे 70। पर हमारी कंट्री में यही वाले सिस्टम से तो वोटिंग होती है। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, राज्यसभा में करवाऊंगा मैं आपको जब मैं डिफरेंस करवाऊंगा, फर्स्ट पास दी पोस्ट। कि भाई ये जो वोटिंग की पोस्ट बनी हुई है, बस आप इसको, जो सबसे पहले पास कर रहा है वो बन गया आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस तरह से हमारी कंट्री में नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं। एंड देन यू कैन वेल इमेजिन कि ऐसे क्यों होते होंगे, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको जाना होता है और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डालना होता है। एक और सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो मैं आपको आज करवा नहीं रहा हूँ, आज आपको उसके नाम से मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्विंटेंस करवा रहा हूँ। वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्रोसीजरली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट इंश्योर्स कि वो पर्सन जो चुन के आ रहा है उसकी बेटर रिप्रेजेंटेशन है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हर एक कैंडिडेट जिसने वोट डाली होती है, उस कैंडिडेट ने अपने, हर एक पर्सन जिसने वोट डाली होती है, हर एक वोटर ने हर एक कैंडिडेट को कुछ प्रेफरेंस दी होती है। इन अदर वर्ड्स, ऐसा है कि जो भी पर्सन चुना जा रहा है वो किसी ना किसी की कोई प्रेफरेंस तो है ही है। ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको राज्यसभा करवाते हुए उससे पहले करवाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ याद कर लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से नहीं इलेक्ट होते, बल्कि कैसे होते हैं? थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियर? अब आपको ये भी समझ आ गया कि वोट कौन कौन डाल रहा है? इलेक्टेड एमपीज, इलेक्टेड एमएलएज। नॉमिनेटेड एमपीज नहीं डाल रहे हैं, नॉमिनेटेड एमएलएज नहीं डाल रहे हैं। क्लियर? और विधान परिषद, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, चाहे आप इलेक्टेड मेंबर हो चाहे आप नॉमिनेटेड मेंबर हो, आप वोट नहीं डाल रहे। क्लियर? चलो, अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन है जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, मान लो 2-3 एमएलए की सीट्स आती हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ही देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक सीट है अंबाला। अब अंबाला में हमारे पास कोई एमपी भी होंगे। इनफैक्ट अंबाला के जो एमपी हैं वो इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें भी हैं, सॉरी, यूनियन मिनिस्टर भी हैं। तो मान लीजिए अंबाला में मिनिस्टर भी आ रहे हैं, और अंबाला की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत सारे एमएलएज भी आते होंगे, से 5-6 एमएलएज आ जाते होंगे। क्लियर? तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर वेट अ मिनट, हमने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना है और इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वोट कर रहे हैं, से अंबाला के एमपी साहब, और बहुत सारे एमएलएज भी वोट कर रहे हैं। तो क्या हमने ये कुछ ऐसा इंश्योर किया हुआ है कि ये एमएलए तो बहुत कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपेयर टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो क्या हमने इस चीज को ऑफसेट करने का कोई मेथड इंश्योर किया हुआ है? नंबर 1। दूसरी चीज, डिफरेंट स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी हो, क्या इसके लिए हमने कुछ इंश्योर किया हुआ है? तो इसका आंसर है यस। जो वोट्स की जाती हैं उसमें कुछ ऐसे मेथड्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं जिस फॉर्मूला को लगा के यू कैन अचीव पैरिटी इन द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलएज।
दो टाइप के हमने कोशिश की है कि हम दो टाइप के एजेंडाज मीट करें। कौन से? पहला, वी वांट टू मेक श्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दी स्टेट्स। हर स्टेट, किसी स्टेट को ये ना लगे कि यार मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो उसको मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल रही है। तो इसके लिए क्या किया, हर एक स्टेट के एमएलए की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो 2.5 करोड़ 3 करोड़ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से 90 इंटू 1/1000, ये होगी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ अ स्टेट, दैट इज हरियाणा। वही अगर से मान लो हमारे पास कोई और स्टेट आ जाए से यूपी, तो यूपी की पॉपुलेशन हो जाएगी से इसकी 10 गुना ऑलमोस्ट, और नंबर ऑफ जो इलेक्टेड एमएलए होंगे मान लीजिए 400 इंटू 1/1000, उनके एमएलए की इतनी वोट होगी, पहली चीज। दूसरी, देयर इज पैरिटी इन वैल्यू ऑफ वोटर्स ऑफ ऑल एमपीज एंड एमएलएज। इसको अचीव करने के लिए हमने क्या किया है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल दी स्टेट्स। ये आपको स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना नहीं है कि इससे कैसे पैरिटी होगी, जर्नलिस्ट एग्जाम है, आपको बस ये पता हो कि अचीव क्या किया जा रहा है। वैसे आपकी अभी पंजाब पीसीएस के लिए हम स्टैट्स की क्लासेस भी ले रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, फ्री है वो भी, उसको देख के आप समझ भी सकते हैं, पर वो करने मत लग जाना, इट्स अ जोक, ओके। तो होता क्या है कि जितने भी एमएलएज हैं सबके वोट की वैल्यू को आप ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अगर से मान लो 540 हैं, 5 + 250, इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आपके पास में आएगी वैल्यू। ये आपको 1-2 बार याद रख लेना है। हम आपसे जब टेस्ट लेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन हम इस पोर्शन से डालेंगे, वहाँ पे एमसीक्यू के थ्रू आपको याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि इलेक्शन लड़ कौन सकता है। लेट्स से अभी रामनाथ कोविंद जी के 5 साल पूरे होते हैं और मुझे लगता है कि चलो यार मज़ा करने में क्या हर्ज है, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा लगता है। नॉट पॉसिबल। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जिनको कोई नहीं जानता, वो जो नहीं जीत सकते, उन लोगों को डिटर करने के लिए पहले ही एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी पर्सन नॉमिनेशन फाइल करेगा, नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 5 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स। यहाँ पे एक प्रपोज नहीं मिलता लाइफ में, यहाँ पे क्या है 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स। 50 वो लोग जिन्होंने वोट डालनी है वो प्रपोज करें किसी का नाम, एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे इलेक्टर्स का मतलब क्या है, या तो इलेक्टेड एमएलए है या इलेक्टेड एमपी है। तो वही पर्सन कंटेस्ट कर सकता है जिसको या तो 50 एमएलए एमपीज पहले उनका नाम प्रपोज करे और बाकी 50 लोग जो हैं सेम वो उसको सपोर्ट करे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये पर्सन कैंडिडेट जो है ये चुनाव लड़े तो हम इनकी सपोर्ट में हैं। अब आप खुद सोचो, जिस पर्सन को 100 एमएलएज या 100 एमपीज या 100 एमएलएज और एमपीज ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो कोई छोटा पर्सन थोड़ी होगा। इनफैक्ट अगर हम रियलिटी की बात करें तो इतनी सपोर्ट किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, या फिर जैसे कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जी के पास। राहुल गांधी जी के पास अगर 50 एमपीज हो, आई डिडंट मीन टू टेक लाइक बीइंग सार्कास्टिक हियर, राहुल गांधी जी के पास अगर 50 एमपीज हो, राहुल गांधी जी के पास अगर 50 एमएलएज होंगे, तो वो जिसका नाम प्रपोज करेंगे वही कांग्रेस का कैंडिडेट होगा प्रेसिडेंट का। मोदी जी के पास 50 एमएलएज या 50 एमपीज होंगे, जिसका नाम मोदी जी प्रपोज करेंगे वही बीजेपी का कैंडिडेट होगा। ऐसा तो है ही नहीं है कि आप खुद से बोल दो कि मैं बन जाता हूँ या मैं इलेक्शन लड़के तो देखूँ, मम्मी बोलते हैं कई बार पता नहीं चलता, ठीक। तो ऐसा नहीं है। होगा क्या कि यू ऑलरेडी आप बहुत बड़े इंसान हो गए, बहुत बड़े अचीवर हो गए, ऑलरेडी आप वेल कनेक्टेड हो गए, तो उस सेंस तभी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ और दी हुई है, ये क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के और उनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाती है, मतलब कि 1/6 ऑफ टोटल वोट्स
60 वोट्स पड़ी और उनको 10 भी नहीं पड़ी, जिसको वो 15,000 रुपये जो उन्होंने सबमिट करवाए होते हैं आरबीआई में सिक्योरिटी डिपॉजिट इलेक्शन लड़ने से पहले, वो उनके फॉरफिट हो जाते हैं। क्लियर, सिंपल। तो अब आपको बेसिक्स अगर मैं पूछूं तो इलेक्शन प्रेसिडेंट का आपको क्लियर है क्या, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन डालते हैं? सभी इलेक्टेड एमपी, सभी इलेक्टेड एमएलएज। कौन नहीं डाल रहा? नॉमिनेटेड एमपीज, नॉमिनेटेड एमएलएज और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आइदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। वोटिंग हो कैसे रही है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्लियर है। तीसरी चीज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन कौन इलेक्शन लड़ सकता है? जिसको 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स हों, और अगर उनको 1/10 वोट ना मिले तो फिर वो अपना 15,000 रुपीज़ भी लूज़ कर देते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ ध्यान से। अगर लेट्स से कोई स्टेट है और वहाँ पे ऐसा हो गया कि जो सीएम है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, या स्टेट में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन था और वहाँ पे सरकार गिरी हुई है, और गिरी हुई मतलब सरकार एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक, अभी के लिए, और वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होने, सो असेंबली जो है वहाँ पे डिसॉल्व हुई है, एंड कोइंसिडेंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी चल रहे हैं। अब क्या होगा? सो व्हेन एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, the members cease to be qualified to vote in presidential elections, even if the fresh election to the dissolved assembly are not held before the presidential election। मतलब क्या है? मान लो अभी पंजाब में इलेक्शन होने हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, ये डिसॉल्व हो गई और अगले इलेक्शन अभी नहीं हुए, फ्रेश असेंबली आई नहीं है, तो ये जो एमएलएज हैं अब ये वोट नहीं कर सकते। क्लियर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वो कहाँ पे उसकी फाइनल जुरिसडिक्शन होगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए जो फाइनल जुरिसडिक्शन है, इट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको एक बेसिक्स आइडिया क्लियर हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। दूसरी चीज़ आती है कि क्या कोई क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए? बिल्कुल है। एक बार हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे क्लास में, तो ऐसे मैंने पूछा, मैंने कहा प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो बच्चा एक बोलता कि जान पहचान होनी चाहिए, तो वो भी ट्रू है, बट उसके बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन भी है। वो क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने चाहिए, तभी बात बनेगी। दूसरी चीज़ 35 ईयर्स ऑफ एज उनकी होनी चाहिए, एक टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे आना शुरू हो चुका होना चाहिए, ठीक है, तो कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। तीसरी चीज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, उनके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा बन सके। अब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ये हम करेंगे अभी थोड़े दिनों में, लोकसभा जब करेंगे। अदरवाइज आप ये याद रखना कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 35 ईयर्स तक वेट करने की जरूरत नहीं है। 25 साल हुए आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो एज वाइज आपके पास 35 ईयर्स ऑफ एज की यहाँ पे बैरियर है, बट अदरवाइज मेंबर ऑफ लोकसभा की यू शुड बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू बी द प्रेसिडेंट पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अब अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात करूं, अगर मैं सरकार से गाड़ी लेता हूं, मेरे पास सरकारी गाड़ी है जिसके ऊपर लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो स्विफ्ट डिजायर मिलती है ना, तो मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हूं। अगर मेरे पास सरकारी घर है तो मेरे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर मेरे को मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है, मंडी बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है, डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया हुआ है, इस तरह से अगर मेरे पास कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी है कि मुझे जागरण पे रिबन काटने के लिए बुलाया जाता है, तो इन ऑल लाइक्लीहुड मेरे पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। बट इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास में एक ऑप्शन होती है कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट निकाल सकते हैं कि ये जो ऑफिसेज हैं
इनको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानते। तो वैसे अगर विदाउट कोडिफिकेशन अगर मैं आपसे बात करूं, तो इफ़ यू आर ड्राइंग एनी काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, एनी काइंड ऑफ सैलरी, एनी काइंड ऑफ अम्यूलमेंट्स, एनी काइंड ऑफ perks from privileges from the state or you are employed by the state, you are holding office of profit। तो जो डीसी साहब हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं। अगर उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उनको अपने आईएएस की पोस्ट से रिजाइन करना होगा। एंड सेम इज ट्रू अबाउट ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बट यहीं पे इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है दैट सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट, ये सब जो हैं दे आर नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर आज मैं उपराष्ट्रपति हूँ और मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मुझे पहले उपराष्ट्रपति पद से रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आज गवर्नर हूँ और मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो मुझे आज अपनी गवर्नरशिप से रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि मैंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है। किसी और वजह से करना हो बात अलग है। क्लियर? तो अदरवाइज आपको पता हो कि अब क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 years of age and qualified for elections as member of Lok Sabha and not holding any office of profit। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है प्रेसिडेंट में, वो आता है इनकी ओथ। और इस पे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई 3 साल पहले, नहीं 4-5 साल पहले यूपीएससी में एक सवाल आया कि द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, एक ऑप्शन दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट, एक दी हुई थी प्रेसिडेंट, एक कुछ और एक कुछ और। मोस्ट स्टूडेंट्स कुड एलिमिनेट दीज 2 ऑप्शंस and they were confused between these 2 options, Supreme Court and the President। अब जिन बच्चों ने प्रेसिडेंट मार्क किया उन्होंने इस लॉजिक से किया कि प्रेसिडेंट की ओथ में लिखा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसे लिखा हुआ है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। अब यार बात यह है कि कसम खाने से कुछ नहीं होता, निभाना पड़ता है। मतलब क्या है, कसमें खाने से कुछ नहीं होता, आपके पास पावर भी तो हो। मान लो मैं आपको आज एक एग्जांपल बताता हूँ, समझाता हूँ कि क्यों इसका आंसर प्रेसिडेंट नहीं था और क्यों सुप्रीम कोर्ट था। लेट्स टेक, राष्ट्रपति महोदय जी ने एक कसम ओथ ले ली कि आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। फिर यूनियन गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई जो आपके फंडामेंटल राइट्स, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिलीट कर रहा है। अब राष्ट्रपति जी क्या कर लेंगे, या नहीं भी कर रहा है, कॉन्ट्रावीन कर रहा है, अब्रिज कर रहा है, एब्रोगेट कर रहा है, राष्ट्रपति जी क्या कर लेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट है जो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। इट इज द सुप्रीम कोर्ट दैट शैल प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट द प्रेसिडेंट। तो ठीक है, उनके ओथ में लिखा हुआ है, नो डाउट, और बट इसका आंसर था सुप्रीम कोर्ट, वो इंश्योर करती है। और अगर वो ना भी हो तो भी अगर आप देखोगे, द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट यू हैव टू हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच शैल प्रोटेक्ट एंड गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आपको इस तरह से दिमाग लगा लगा के वहाँ पे आंसर्स करके आने, स्पेशली यूपीएससी में। आई एम होपिंग कि एचसीएस का पेपर भी बहुत सिंपल नहीं होगा। इंक्रीजिंगली अगर आप देखोगे ना, चाहे वो एमपी पीसीएस है, यूपी पीसीएस है, पंजाब पीसीएस है, स्टेट्स आर ऑल्सो मूविंग और टिल्टिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ यूपीएससी। क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड व्हिच आर नॉट ऑल दैट सिंपल। ऑफ कोर्स देयर विल बी 10-15 क्वेश्चंस व्हिच विल बी हाईली ट्रिवियल इन हरियाणा एचसीएस, बट मोस्ट क्वेश्चंस विल बी प्रीटी नो नॉनसेंस, दैट्स व्हाट आई फील। ओके, चलो जी, इस तरह से ओथ ली जाती है, राष्ट्रपति जी की ओथ। आप एक बार इसको पढ़ लेना, इनकी ओथ वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, आई A and B shall do this and that। अब जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो कितनी देर के लिए बनता है, जैसे यूएसए में होता है ना, 20 जनवरी को बंदा बन गया अगले 4 साल के लिए। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी का टर्म है वो है 5 साल, टर्म ऑफ 5 years। कब से स्टार्ट होते हैं 5 साल? जिस दिन राष्ट्रपति जी अपने ऑफिस में चले गए, मतलब जीत जाते हैं, उस फिर ऑफिस चले जाते हैं, उस दिन से उनके 5 साल पूरे हो गए। हाउएवर, इन केस द इलेक्शन ऑफ न्यू प्रेसिडेंट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन, द इनकम्बेंट वन, देन व्हाट विल हैपन? द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट शैल कंटिन्यू एंड वी शैल नॉट आस्क द वाइस प्रेसिडेंट टू टेक ओवर। क्या मतलब है? लेट्स टेक
रामनाथ कोविंद जी हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, इनके 5 साल पूरे हो गए, बट किसी कारणवश हम नए राष्ट्रपति को नहीं चुन पाए अभी। तो आप वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी को नहीं बोलेंगे कि यार इतना, इनके तो 5 साल पूरे हो गए, इनको भेजो, और उनको ये नहीं बोलोगे भैया हम अपने आप देख लेंगे, आप जाओ, आपके 5 साल पूरे हो गए। वाइस प्रेसिडेंट विल नॉट बिकम द प्रेसिडेंट। इलेक्शन जब तक नए प्रेसिडेंट के नहीं आ जाते तब तक यही प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। इस वजह से ही, वैसे अदरवाइज इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी डू वन थिंग, जब किसी राष्ट्रपति जी के 5 साल पूरे हो रहे होते हैं उससे 6 महीने पहले ही हम नए राष्ट्रपति जी के चुनाव की तैयारी करवानी शुरू कर देते हैं, सो दैट देयर शैल ऑलवेज बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? सिंपल है, 5 साल के लिए चुना जाता है। रिजाइन, अगर कोई रिजाइन करना चाहे कि नहीं यार मेरा रिजाइन है राष्ट्रपति पद के ऑफिस से, आई डोंट रियली लाइक इट, मेरे को घर छोटा पड़ रहा है यहाँ पे, मेरे को बड़ी जॉब मिल रही है, तो क्या करना है? तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म प्रेसिडेंट कैन रिजाइन। वो रिटर्न में अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। इनफैक्ट इनकी अच्छी सेटिंग है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे और प्रेसिडेंट साहब वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देंगे। वी शैल सी इट इन ड्यू कोर्स। अब बात आती है इम्पीचमेंट की। अगर प्रेसिडेंट साहब को हटाना है तो पहला तो यही है कि हटा किस बेसिस पे सकते हैं हम, और दूसरा क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, अदरवाइज भी, जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी की होती है। इम्पीचमेंट इज अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बाकी सबका होता है रिमूवल, विच इज एन एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। मतलब क्या है वो आप समझेंगे थोड़ी देर में। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है कि दोनों हाउसेस में सभी एमपीज बैठे और उन्होंने बोला कि चलो जी ये हमने चुना था इनको, राष्ट्रपति जी को, आज इनको इम्पीच करना है, इनको हटाना है ऑफिस से, आओ वोट करें। सबने वोट किया, राष्ट्रपति जी हट गए। अब यूजुअली हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे काम करती हैं? कोई भी प्रस्ताव हो, एनी प्रोविजन, एनीथिंग इन पार्लियामेंट, वो पहले एक हाउस में जाती है, से मान लो लोकसभा में, फिर दूसरे हाउस में, फिर राष्ट्रपति जी के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ही इज नॉट एमपी, बट ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, he or she is the part of the parliament. So when a bill is passed by one house, it goes to another house, and then it's passed by another house, and then it goes to the president. And once the president signs that proposal, only and only then that bill becomes the law of the land. तो राष्ट्रपति जी के साइन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। जब उनके साइन हो जाएंगे, अखबार में छप जाएगा, और तो ये चीज़ हमारी कंट्री में लीगल हो जाएगी। राष्ट्रपति जी का रिजाइन लेना है, उनको इम्पीच करना है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि बोलेंगे कि पहले एक लोकसभा पास कर दे, फिर राज्यसभा पास कर दे, और फिर राष्ट्रपति जी को बोलो कि आओ साहब एम्बेरस हो। ठीक, अपने ही इम्पीचमेंट पे साइन कीजिए। तो एज सून एज बोथ द हाउसेज वोट इन फेवर ऑफ हिज इम्पीचमेंट, द प्रेसिडेंट स्टैंड्स इम्पीच्ड। ऑन दी अदर हैंड बाकी सबको अगर रिमूव करना है, से मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो दोनों हाउसेस के साथ साथ में प्रेसिडेंट साहब के भी साइन होंगे। तो बेसिक सा एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इम्पीचमेंट में और रिमूवल में। इम्पीचमेंट में सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शन मेंबर्स का सफिशिएंट है, दोनों हाउसेस का। नाउ किस बेसिस पे आप प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करेंगे? क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? तो वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से नहीं चले, संविधान की नहीं मानी। और इसलिए मैंने आज का जब लेक्चर शुरू किया था तो आपको बोला था कि राष्ट्रपति जी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारी, उनकी एड एंड एडवाइस राष्ट्रपति के ऊपर मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, बाध्य है। तो जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस उनके ऊपर मैंडेटरी है, पहले ना बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी कि राष्ट्रपति जी को अपनी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था हमारे पास प्राइम मिनिस्टर भी बहुत हाई स्टैचर के थे, पंडित नेहरू,
और हमारे पास राष्ट्रपति जी भी बहुत हाई स्टेचर के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शुरू में ही हिंदू कोड बिल को लेकर ही इनके बीच में टसल हो गई थी। राष्ट्रपति जी को लगा कि यार ये क्या बात है, मैं कोई छोटा पर्सन थोड़ी हूँ, मेरे पास प्रेसिडेंट की पोस्ट है, मैं उस घर में रह रहा हूँ जहाँ पे पहले वाइस रॉय रहते थे। लेकिन उनको फिर नेहरू जी ने समझाया कि भैया आपको पता नहीं आपका हो क्या गया, आपके पास है हाथी घोड़े, आपके पास है बड़ा सा ऑफिस, पावर तो हमारे पास है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटी है। क्लियर? ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। वहां पे जिन्ना को क्लैरिटी थी कि यार जिस मर्जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, पावर तो मेरे पास ही रहेगी, मतलब चलेगी तो मेरी। आई एम द फादर ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव द मीनिंगफुल सब्सटेंशियल पावर, what do I need now, what is it that I would like to have now, I would like to have like really royal life, तो मुझे यार तुम वो बनाओ, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, ठीक? तो मुझे आप प्रेसिडेंट टाइप जैसी कोई चीज़ बनाओ, आई शैल एंजॉय माई लाइफ, पावर इन एनी केस आई हैव। सो राष्ट्रपति जी के पास उतनी पावर नहीं है जितनी उस, तो क्या हुआ कि हाँ, तो ये नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में थोड़ी सी टसल थी। तो पहले जो हमारे एजी थे उन्होंने फिर क्लैरिफाई किया कि भाई ऐसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर रहेगी। इंदिरा गांधी जी ने ये वाली जो टसल थी इसको फॉर वंस एंड ऑल सॉल्व कर दिया। उन्होंने क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके लिख दिया कि भाई आपको एडवाइस दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, आपको माननी होती है, पीरियड, बात हो गई खत्म। फिर 44th अमेंडमेंट आई थी बाद में, जिसने फिर भी ये बोला था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दे रहे हैं तो प्रेसिडेंट साहब एक बार उसको वापस भेज सकते हैं, पर अगर उन्होंने वही एडवाइस वापस दे दी तो बस बात खत्म। यू हैव मेड योर पॉइंट, आपने एडवाइस एक बार वापस भेज दी थी, हमने जो करना था कर दिया, आप अपना काम कीजिए। ऑफ कोर्स नॉट इन सच कॉन्डेसेंडिंग वे, बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो पॉइंट बीइंग कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर को भी ना मानना। तो इम्पीचमेंट का ये ग्राउंड है और बाकी सारे ग्राउंड्स तो होंगे। अब इसको हमने इनिशिएट करना है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कोई हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा? प्रोसेस स्टार्ट होगा उनकी इम्पीचमेंट का। कहाँ पे? आप उसको लोकसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, इन आइदर ऑफ द हाउसेस। कैसे? जिस भी हाउस में आपने इनिशिएट करना है कि आओ भाई आज हम प्रेसिडेंट चेंज करेंगे, उस हाउस के जितने भी मेंबर्स हैं उसके एटलीस्ट 1/4, अगर से मान लो 500 मेंबर्स हैं तो 20 जो है, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 400 मेंबर्स हैं तो 100 अगर जो है 125 अगर 500 मेंबर्स हैं तो वो क्या करेंगे? वो टोटल रिटर्न में देंगे 14 दिन का नोटिस राष्ट्रपति जी को कि आपको हटाया जा रहा है, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन देनी है तो आप आ जाइए। ठीक, बिल्कुल सही। अब इनिशिएट होगी प्रोसेस, स्टार्ट हो गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई कि हाँ जी इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। नाउ व्हाट? पूरी डेलिब्रेशन के बाद अगर ये हाउस 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ अगर इसको पास कर देता है रेजोल्यूशन को कि जी हाँ राष्ट्रपति जी ने गलत किया है, तो मान लो अगर किसी हाउस में 30 लोग हैं तो 2/3 कितना हो जाएगा? 20 लोग। हर 30 में से 20 लोगों ने इस चीज़ की फेवर में वोट किया है कि हाँ राष्ट्रपति जी को हटाओ, तो इस हाउस की तरफ से तो वोटिंग हो गई है कि जी हाँ राष्ट्रपति जी को हटाया जाएगा। अगर उससे कम है तो फिर नहीं, देन दैट मीन्स द प्रेसिडेंट शैल स्टे, देन दिस विल गो टू अनदर हाउस। The other house will again investigate the charges and the president will have the right to appear in person or as well as through a lawyer. अब जब यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होने के बाद अगर दोनों हाउसेस से 2/3 प्लस 2/3 मेजॉरिटी के साथ में अगर पास हो गया रेजोल्यूशन, देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू गो आउट ऑफ द ऑफिस। Fortunately for us, no president has ever been impeached today. To the best of my understanding, I think कभी किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये प्रपोजल भी नहीं आया। आपको एक चीज़ अब मैं वापस लेके जाना चाहता हूँ, जब प्रेसिडेंट को वोट किया था तो किस किसने किया था? लोकसभा के एमपीज ने और राज्यसभा के एमपीज ने। कौन से वाले? इलेक्टेड।
किसने नहीं किया था? नॉमिनेटेड। और किसने वोट किया था? विधानसभा के एमएलएज ने। कौन से वाले? इलेक्टेड। किसने नहीं किया था? विधान परिषद के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों एमएलएज ने नहीं किया था, और विधानसभा के नॉमिनेटेड एमएलएज ने नहीं किया था इलेक्शन के टाइम पे। बट व्हेन इट कम्स टू द इम्पीचमेंट, तब सेम नहीं है। स्टेट्स को तो बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया ऑल टुगेदर कि भैया आप अपनी स्टेट चलाओ, हम अपने आप देख लेंगे। सो व्हेन इट कम्स टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, state legislative assemblies or state legislative councils do not participate at all, either elected member or the nominated ones. On the other hand, although nominated members did not participate in the election of the president, but in the impeachment, nominated members of the parliament also participate. तो नॉट ओनली इलेक्टेड वंस बट नॉमिनेटेड। ना सिर्फ उन एमएलएज, उन एमपीज ने पार्टिसिपेट करना है लोकसभा और राज्यसभा के जिनको वोट देके लोगों ने जिताया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन एमपीज ने भी पार्टिसिपेट करना है जो नॉमिनेटेड हैं। कल राष्ट्रपति जी ने ही चुने थे, नॉमिनेट किए थे, आर्ट की फील्ड के, साइंस की फील्ड के, सोशल वर्क की फील्ड के, लिटरेचर। आज वही राष्ट्रपति जी के लिए वोट कर रहे हैं कि इनको रखना है कि चेंज करना है। तो क्लियर? आई होप आपको बेसिक्स है, सिंपल है, एमसीक्यूज के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये तो होता है हमारे पास उनके इलेक्शन का प्रोसेस, उनका प्रोसीजर, उनका रिमूवल। नेक्स्ट आता है हमारे पास उनकी कंडीशन ऑफ ऑफिस, कि क्या कंडीशंस हैं राष्ट्रपति जी के पास, उन किस किस क्या क्या उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली चीज़, he should not be a member of either house of the parliament or house of state legislature। अगर आप एमएलए हो और आप राष्ट्रपति बन गए तो आप एमएलए शिप से रिजाइन करोगे, एंड सेम इज ट्रू अबाउट एमपीशिप। दूसरी चीज, he should not hold any other office of profit। ये नहीं है कि आप प्रेसिडेंट भी हैं और आप से मान लो कोई और सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं कि यार वहां से मेरी डबल पेंशन लग जाएगी, ठीक? Not okay. I mean, I know you would say that these things are pretty obvious, but it doesn't hurt to go through them once. Third, राष्ट्रपति जी को जो भी अलाउंसेस, जो भी प्रिविलेजेस, जो भी पर्क्स, जो भी उनको मिलता है, वो कौन डिटर्मिन करता है? पार्लियामेंट। जो भी उनके एंटाइटलमेंट्स हैं, दे आर सच एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड दे आर ऑल्सो मैंशनड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी सैलरी वगैरह सेकेंड शेड्यूल में दी गई हैं। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है, द privileges and allowances of the president shall not be diminished during his term of office। क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लो हमारे पास में एक राष्ट्रपति जी हैं और उनको सैलरी मिलती है 3 लाख रुपए, और आज पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है कि आज से राष्ट्रपति जी की तनख्वाह हमने हटा के कर दी है 7,980 रुपये। तो ये जो राष्ट्रपति जी हैं इनको तो 3 लाख रुपए मिलती रहेगी। अब जब अगले राष्ट्रपति आएंगे उनको आप 7,980 रुपये दे देना। यू कैन नॉट डिमिनिश द एंटाइटलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्लियर? नेक्स्ट, अब वैसे तो हमारी कंट्री में इक्वालिटी है, कोई बड़ा पर्सन हो, छोटा पर्सन हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके ऊपर सेम लॉ अप्लाई होते हैं। पर कुछ एक पोस्ट की गरिमा रखते हुए और एक पोस्ट की सैंक्टिटी की वजह से एक सिस्टम ऑर्डर में रही, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कुछ लीगल इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं प्रेसिडेंट को। सबसे पहली बात तो यही है कि उनके ऊपर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज़ इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट एज वेल। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल एक्ट पे तो हो गई। अब राष्ट्रपति ने अगर किस से मान लो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि अफजल गुरु ने अप्लाई किया, पिटीशन फाइल की, मान लो मर्सी पिटीशन, और राष्ट्रपति जी ने रिजेक्ट करके बोल दिया इसको फांसी दे दो, या किसी भी पर्सन को बोल दिया और बाद में पता लगा कि यार वो तो बेगुनाह था, तो आप राष्ट्रपति जी के लिए, मतलब अफजल गुरु बेगुनाह नहीं था ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, पर कोई भी पर्सन बाद में पता लगे कि ये तो बेगुनाह था, तो ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति जी के आगे से प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दोगे। इवन फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स यू कैन नॉट अरेस्ट हिम, यू कैन नॉट इम्प्रिजन हिम।
पर राष्ट्रपति जी की बीवी ने उनको डिवोर्स देना है, राष्ट्रपति जी ने बच्चा अडॉप्ट करना है या डिवोर्स हो गया, उनके बच्चे की आज उसकी बात हो रही है, कस्टडी की बात हो रही है, राष्ट्रपति जी के पिताजी ने उनको पैसा देना है, इनहेरेंट उन्होंने करना है कि उनकी बहन ने करना है, ऐसा कोई सिविल मैटर चल रहा है। तो सिविल मैटर्स जो हैं उनके पर्सनल, उनमें तो आप उनको नोटिस देकर वो उनके चल सकते हैं सिविल मैटर्स, बट नॉट क्रिमिनल मैटर्स। क्लियर? तो ये इस पे क्वेश्चन आने के भी चांसेस कम होते हैं। पहला जो है उनका इलेक्शन प्रोसेस, उनका रिमूवल प्रोसेस, वो इम्पॉर्टेंट है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट की वैकेंसी कब निकलती है। जैसे बोलते हैं ना सर वैकेंसीज आ रही हैं आजकल बहुत, तो प्रेसिडेंट की वैकेंसी कब निकलती है? सबसे पहले अगर उनके 5 साल पूरे हो जाए, सिंपल, एक्सपायर हो गया उनका टेन्योर, 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए। दूसरा, अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब यू कांट फोर्स समबडी टू बी द प्रेसिडेंट, ही डजंट वांट टू बी, डजंट वांट टू बी, ठीक। तीसरा, इम्पीचमेंट हो गई, और चौथा, डेथ हो गई। अब इन्हीं सिचुएशंस में हम एक बार देखते हैं कि क्या होगा। अगर पहली सिचुएशन तो हम देख भी चुके हैं कि अगर प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का पूरा हो गया, अब क्या होगा। अब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि प्रेसिडेंट के टेन्योर पूरा होने से 6 महीने पहले ही हमने न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो या तो यही प्रेसिडेंट साहब दोबारा जीत गए या कोई और जीत गया चुनाव। बट इफ डिलेड, अगर डिले हो गया और हमारे पास नया प्रेसिडेंट अभी है नहीं है, then the outgoing president continues to hold office even beyond his term of 5 years until his successor assumes charge। ये नहीं है कि अभी नया बंदा नहीं आया तो यही चलेंगे। ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर इनके रेजिग्नेशन, इनके रिमूवल, इनकी डेथ या किसी भी ऐसे रीज़न की वजह से अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो क्या होगा, 6 मंथ्स के अंदर अंदर अपने को नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना है। इन द मीनवाइल वाइस प्रेसिडेंट को हम प्रेसिडेंट बना देंगे। आपको एक चीज़ और समझनी है कि लेट्स से प्रेसिडेंट 1 थे, इनकम उनके 2 साल हो गए थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और दूसरे किसी को हमने प्रेसिडेंट बना दिया। नाउ द न्यू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट 2 शैल बिकम द प्रेसिडेंट फॉर द फुल 5 ईयर्स। ये नहीं है कि 2 साल इनके हो गए थे अब 3 साल आप बन जाओ, नो, कंप्लीट 5 ईयर्स। तो वाइस President acts as the president only until the new president is elected, and as soon as the new president is elected, the new president shall remain in office for complete 5 years. The point is that there shall always be a president of India. There can be no time when there is no president in India. Okay, clear? अब इसके बाद आता है एक और छोटा सा टॉपिक इसी में, प्रेसिडेंट की पावर्स। आज आपकी शायद हिस्ट्री की क्लास भी लंबी चली होगी और ज्योग्राफी की भी, तो प्रेसिडेंट जो है वो डिटेल में हम पावर्स और वाइस प्रेसिडेंट कल करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।